डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मोमेंटम और उसमें जो उसकी जैसे जो रेडिएशन प्रेशर होता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वेव की तरह ये भी एनर्जी और मोमेंटम को सोर्स से लेकर के लोड तक ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करके ले जाती है। जैसे सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है रेडिएशन द्वारा, चाहे वो हीट हो चाहे वो लाइट हो, दोनों के रूप में मिलती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है, सन से आती है, उसको हम रिसीव करते हैं, हमें गर्मी लगती है या लाइट मिलती है, जो भी होता है। इस तरह से और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, जैसे रेडियो स्टेशन पे होता है, टीवी स्टेशन पे होता है, और पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, उसके बाद ट्रांसमिट होकर के हमारे सिस्टम में आती है, रेडियो और टीवी में उसको हम करते हैं। तो दोनों ही एनर्जी ही कैरी करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कैरी करके ले जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, लाइक अदर वेव, यानी जैसे और सब वेव होती हैं कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मोमेंटम और एनर्जी दोनों को कैरी करके एक पॉइंट से यानी सोर्स से लेकर के आपके रिसीवर तक लाती हैं। वैसे मोमेंटम तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ ए पार्टिकल। मोमेंटम जो है किसी पार्टिकल का जो है गुण होता है। जैसे किसी पार्टिकल है, कोई मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होता है। जैसे मोमेंटम को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया गया है। मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे पी ये जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो आता है, ये इसके लिए थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक बताया नहीं मैंने, आप लोगों ने कि शायद पढ़ा होगा कि ड्यूअल नेचर। कोई भी जो पार्टिकल होता है अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और कोई भी अगर वेव है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द नेचर। तो ये कंसेप्ट जो दिया था ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर, यानी कोई अगर मूविंग पार्टिकल है इट मे बिहेव लाइक ए वेव एंड एनी अदर वेव्स दैट इज प्रोपेगेटिंग कैन बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ये ड्यूअल नेचर होता है। इसको हमें बताया था एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, जिसको हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसको जब हम पढ़ेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे या फिर जो है ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे, उसमें हमको ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स में बताया जाएगा। जैसे कि पहले लाइट की बात चल रही थी। लाइट में सबसे पहले न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है क्या है, पार्टिकल है। लाइट जो है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी दी थी। लेकिन बाद में और साइंटिस्ट थे, जैसे थॉमस एंग्स थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ये प्रूव किया कि नहीं, लाइट वेव नहीं बल्कि क्या है, ये पार्टिकल है। लेकिन अब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है कि लाइट का बिहेवियर जो होता है, यानी जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें ड्यूअल नेचर होता है, यानी सम टाइम इट बिहेव लाइक ए वेव एंड सम टाइम बिहेव लाइक ए पार्टिकल। इसी तरह से कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, प्रोवाइडेड इसमें मोमेंटम हो, यानी उसमें मोशन हो, यानी वेलोसिटी हो। जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे देखिए, लाइक अदर वेव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पी। देखिए लीनियर मोमेंटम को बेटा पी से रिप्रेजेंट किया गया है। मोमेंटम और प्रेशर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, पावर भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूजन थोड़ा नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली इसमें बात नहीं है। तो इसमें जो मोमेंटम स्मॉल पी है, इफ द वेव इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल सरफेस इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। जैसे देख लिए कोई सरफेस है, कोई सपोज कर लिए सरफेस, जैसे सरफेस होता है, जैसे हमने लाइट में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन वाले में चैप्टर में पढ़ा था कि ये कोई सरफेस है, इससे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो स्ट्राइक करके ऐसे चली जा रही है। स्ट्राइक यानी इसमें रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। या हो सकता है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। अगर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, तो उसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू U अपॉन C, वेयर U इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। U है, इसको कहीं समटाइम इट में बी रिटन एज लाइक एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो यानी एनर्जी ऑफ द पोर्शन। जिसे मैंने लिखा है कि इफ द सरफेस इज इफ द material surface is completely absorbed, if the wave incident, यानी जो वेव आ रही है सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, completely absorb, यानी पूरा सरफेस जो क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे सन से आती है
हमारे बॉडी पे जब पड़ती है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है ना, तो हमें क्या महसूस होता है? हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। तो और गर्मी महसूस होती है, हीट महसूस होती है, लेकिन ये हमें मोमेंटम भी, प्रेशर मोमेंटम है, यानी मोमेंटम अगर है तो उसमें फोर्स भी होगा, प्रेशर भी होगा। तो प्रेशर भी डालती है, फोर्स भी डालती है, लेकिन उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, द वेव इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस मटेरियल इज कंप्लीट, यानी वेव आई, इसने सरफेस ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, इसने आया, इसने पूरा क्या किया? इसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस केस में जो ये होगा, P जो होगा यानी लीनियर मोमेंटम होगा, P विल बी इक्वल टू U अपॉन C, वेयर U इज द एनर्जी कैरीड बाय द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी वह पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सरफेस पे आके गिरा है और उसको सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम है, P इज इक्वल टू U बाई C, सी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्या है? ये लाइट है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम में सेम होती है, जो कि C के इक्विवेलेंट होती है। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बेटा ये रही एनर्जी है। अच्छा, अब ये आया कैसे है? तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो P होता है, हमने पढ़ा था किसी भी पार्टिकल का m×v होता है, m×v, जहां पर m जो है पार्टिकल है का उसका मास है, और v जो क्या है? उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड है। तो ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोगों ने बेटा एक लाइट के चैप्टर में पढ़ा होगा, जो एनर्जी है जो फोटॉन द्वारा हमारे पास आती है। फोटॉन एक्चुअली एक मासलेस पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, जो कि है, अब आप आगे पढ़ेंगे जब फिजिक्स में, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको पढ़िए, तो बताया जाएगा फिजिक्स में जो है फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी आती है। और एक फोटॉन की जो एनर्जी है जो वेव फॉर्म में आती है, जैसे कोई वेव है, वेव पर कैसे ट्रैवल करके ऐसे करके आती है, आपके पास आती रिसीव होती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है E, या इसी एनर्जी को हम U मान लिए यहाँ पर, इसी एनर्जी को, यानी एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो होती है इसकी जो वैल्यू होती है h into nu होती है, where nu is the frequency and h is the Planck constant। और अगर हम इसको न्यू को टर्म में लिखना चाहें, न्यू को जो है C, यानी जो C इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो न्यू है ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, ये क्या हमारी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, जो स्पीड के टर्म में लिख सकते हैं hc/λ, hc/λ होती है। ये देखिए, इसको भी रहने दीजिए, यानी दिस इज द एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है, इसको हमने पढ़ा था, फोटॉन की एनर्जी होती है। फोटॉन भी एक एनर्जी के होते हैं, एनर्जी के पैकेट होता है, जिसके एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन के रूप में हमको जो है मिलती है। एक फोटॉन की एनर्जी होती है hc/λ, where c is the velocity and λ is the wavelength, जो कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कोई वेव आ रही है, वेव अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वेव में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। और कोई पार्टिकल नेचर है तो उसमें क्या होता है? मास होता है, वेलोसिटी होती है, चार्ज होता है, तमाम तरह की बातें उसमें और भी होता है। तो फिलहाल जो वेव नेचर है पार्टिकल का, और वेव नेचर जो होता है पार्टिकल का, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है hc/λ है, जो हमने फोटॉन की एनर्जी या लाइट की एनर्जी के फॉर्म में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो आया था कि जैसे हमने देखा कि लाइट जो है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वेव है, कुछ ने पार्टिकल कहा, लेकिन अभी कंप्लीटली प्रूव हो चुका है, लाइट में पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ये तो वेव पार्टिकल, इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, अगर किसी पार्टिकल में अगर मोमेंटम है तो दैट विल बिहेव लाइक ए वेव, और उसकी जो वेव लेंथ होती है, वेव मीन्स वेव लेंथ, इसकी जो वेव लेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ये जो h है ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है। ये क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और P क्या है? मोमेंटम। P जो हमारा क्या है? ये क्या है? ये मोमेंटम, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। यानी कोई भी मूविंग मास है जिसमें मोमेंटम है, तो उसमें क्या होगा? वेवलेंथ भी होगी। ये बात पूरी तरह से प्रूव हो चुकी है। और इसको जो प्रूव किया, इसको जो बताया है, ये बताया एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली।
डी ब्रॉगली, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, थ्योरी तो नहीं कहा, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे उनको ये बात पता चली कि नेचर में सिमेट्री के कारण वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है, यानी वेव जो होता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये हमारा रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हुई, इसको हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट उन्होंने दिया था। तो चलिए ठीक है, देखते हैं ये रिलेशन कैसे आया है, मोमेंटम का जो रिलेशन है। अब देखिए ये रिलेशन कैसे आया है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसा देखा आपने कि जो हमारी, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मैं इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको जो मैं मिटा रहा हूं कि जैसे देखा आपने कि जो एनर्जी ऑफ ए फोटॉन जो आई है E इज इक्वल टू, इसी को हम U मान लेते हैं, इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, hc अपॉन लेमडा। और जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन p। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, p मोमेंटम है, डोंट कंफ्यूज विद पावर या फिर प्रेशर, ये p क्या है, मोमेंटम है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा। अब चलिए इसमें आ जाइए। अब ये जो रिलेशन हमारा, ये जो रिलेशन एनर्जी का, ये इसको मान लेकर हम इस क्वेश्चन 1 अज्यूम करते हैं, तो ये h अपॉन p हमारा क्या हो गया, P हुआ ना, लीनियर मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ, यानी एनर्जी U इज इक्वल टू P इंटू C। यही हमारा क्या है, where P is the momentum, मोमेंटम ऑफ द वेव कहिए, या इससे हम कह सकते हैं जो मोमेंटम P आया है, P इज इक्वल टू U अपॉन C। ये रिलेशन हमारा आया है, यही हमारा है। लेकिन बेसिक जो P ये कैसे आया है, ये इसी जो फोटॉन की एनर्जी से आया है, उसको सब्स्टिट्यूट करके आया है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की होती है उसके हाइपोथेसिस से आया, दोनों मिला करके। यानी कहने मतलब ये है कि जो एनर्जी ऑफ द जो फोटॉन जो होती है, एनर्जी को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में। एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जैसे होती है, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी की, हमने देखा था पहले, एनर्जी देखा था, हालांकि इसको मैं पहले बता चुका हूँ, पहले आप लोग दे चुके हैं। यानी E जो होती है, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होती है। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये, ठीक है। और इसी तरह से ये भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ, ये है B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये है UB, एवरेज एनर्जी है। ये क्या है, एवरेज एनर्जी। तो देखिए इसको नहीं देखेंगे, बाद में भी थोड़ा जब समराइज करेंगे तब इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट इज इक्वल टू U अपॉन C। यहाँ पर U क्या है, एनर्जी कैरीड बाय द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड C इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो केस, इसमें दो केस हुआ है। ये केस हुआ है जब सरफेस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, जब सरफेस ने पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छा, अगर वेव रिफ्लेक्ट होकर के यानी सरफेस से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, बेटा देखिए ठीक से पढ़िए, बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा। अगर आप देखिए एनर्जी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, एनर्जी जो होती है कैरी होकर के आती है, वो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में उसको हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। अच्छा, अब अगर वेव स्ट्राइक, इफ द वेव इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, यानी इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, reflected by the surface, जिस सरफेस पे स्ट्राइक की है, बाय दी जिस सरफेस, जैसे बोला ये कोई सरफेस था, ऐसे उसने स्ट्राइक किया,
और इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी टोटली उसने क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज दिया। तो इसकी वजह से जो मोमेंटम था P था, और इसकी वजह से जो मोमेंटम, फिर वही मोमेंटम उसने वापस भेज दिया, यानी जब चेंज इन मोमेंटम जो हो गया है वो क्या हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा आएगा, जो p आएगा, यानी जो मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी p विल बी इक्वल टू 2u/c है। ये हमारा कब है, जब सरफेस हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को टोटली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस हो गए हैं मोमेंटम के लिए। अगर वेव आ रही है, सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हमें जो है इसका जो है मोमेंटम जो होगा p = u/c, और अगर वेव स्ट्राइक करके फिर से स्ट्राइक होकर के पूरी तरह से स्ट्राइक हो जा रही है, उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा ये होगा p = 2u/c होगा। तो p = 2u/c, where u is the total amount of energy by the portion of the electromagnetic wave that is falling on the surface, यानी we are received by the surface है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोमेंटम बेटा देखिए, हीट का तो हम, जैसे ये हीट एनर्जी आती है इसको तो हम फील कर ले रहे हैं, एनर्जी जो हमारे पास आती है उसको तो हम फील करें। मान लो सन से आ रही है, सन से जो एनर्जी आ रही है तो उसको तो हमें, सन के पास अगर 2 मिनट आजकल गर्मी के दिन में बैठ जाइए तो आप 1 मिनट नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी देता है, इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी देता है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की एनर्जी देता है कि आप उसके साथ बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन वो मोमेंटम भी देता है, और मोमेंटम अगर है तो प्रेशर भी आएगा। मोमेंटम इतना कम होता है क्योंकि देखिए यू सी क्या है, सी की वैल्यू बहुत हाई होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए में जो मोमेंटम होता है या जो प्रेशर, जिसके कारण प्रेशर होता है या फिर फोर्स होता है, वो हमें उतना ज़्यादा फील नहीं हो पाता है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने प्रूव करके बिल्कुल बता दिया है कि इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, मोमेंटम को हम फील, या मोमेंटम जिसके कारण हमारा रेडिएशन प्रेशर होता है या फोर्स होता है, उसको हम इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, बिकॉज p = 2u/c इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, अभी हम और आगे देखेंगे। एनर्जी को तो हम फील करते हैं, इंटेंसिटी को तो हम फील कर सकते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। जब देखिए, जब हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज भी हो रहा, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स भी होगा। जब फोर्स भी है, वो फोर्स एक सरफेस पे पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, सरफेस का एरिया भी होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर भी होगा। तो जो रेडिएशन प्रेशर होता है, देखिए, तो चलिए ठीक है, इसको देखिए, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज मोमेंटम, ये तो देख जब मोमेंटम आता है, दे एक्सर्ट प्रेशर P, ये वो क्या करेंगे, जब मोमेंटम आए तो प्रेशर भी डालेगा। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस एट विच दे स्ट्राइक, जिस सरफेस पे टकरा रहा है, जिस सरफेस पे पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या लगेगा, एक प्रेशर रहेगा। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसको हम फील नहीं कर पाते हैं। दिस इज नोन एज द रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया है। रेडिएशन प्रेशर जो है इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया। तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, देखिए रेडिएशन प्रेशर की जो होती है, ये हमें इंटेंसिटी के टर्म में लिखा गया है। रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी हमने I पढ़ा है, और इसको मैं इधर मिटाता हूं। चलिए, बेटा देखिए, अगर ठीक से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी हर साल आते हैं, बहुत से क्वेश्चन। अभी मैं उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ देख कर ले आऊंगा जो आपके बोर्ड में आए हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, दोनों का जो न्यूमेरिकल में कुछ लेकर के आपको करवाऊंगा। तो जैसे देखिए रेडिएशन प्रेशर, जैसा हमने देखा है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन, इसको मैंने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमने देख लिया कि मोमेंटम देख लिया है। जब हमारे पास मोमेंटम है तो उसमें क्या होगा, फोर्स भी लगेगा, और फोर्स चूंकि एक सरफेस पे जब पड़ता है, वो फोर्स लगता है सरफेस पे, उस सरफेस के एरिया की वजह से क्या होगा, ये प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है।
तो पहले इसको देख लीजिए, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी आई ऑन ए सरफेस इज P इज इक्वल टू, P है प्रेशर है, I अपॉन C, वेयर I इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में बेटा हमने पहले देख लिया है, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी हमने देखा पहले, I इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये देखा था हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी एंड इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और या फिर इंटेंसिटी वाले हमने ये भी देखा था, हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, where B is the value of the magnetic field, M is the permeability and C is the velocity of light। ये तो इंटेंसिटी का था। तो ये जो प्रेशर दिखाया गया है इंटेंसिटी के टर्म में आया है, और ये क्यों आया है इसको अभी हम देख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा देखा हमने कि जो मोमेंटम P था ये हमारा आया है U अपॉन C, यही आया ना, मोमेंटम P इज इक्वल टू C है। तो अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ, पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब हमने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ अगर पढ़ते थे उसमें लिखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हालांकि फोर्स इसके इक्वल होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू, कह सकते हैं फोर्स, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जो फोर्स होता है यानी फोर्स F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, where P is the momentum, rate of change of momentum है। तो देखा आपने ये जो हमारा U है और ये मोमेंटम आ गया ये। अच्छा, मोमेंटम की जो वैल्यू हमने देखा था, मोमेंटम की वैल्यू अगर इसमें रखी है, हमें रखते हैं इसमें हम, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी डी U अपॉन सी इंटू डी टी। बस हमने P की वैल्यू उठा कर यहाँ पे रख दिया, U अपॉन सी, ये हमारा U अपॉन, चलिए इसको U अपॉन सी, वेयर U इज द एनर्जी, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, dt टाइम है। तो अगर अच्छा अब देखिए फोर्स हो गया, और जानते हैं जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसको ले सकते हैं, जो फोर्स हमारा आया है 1 अपॉन एरिया इंटू डी U अपॉन C इंटू dt। अच्छा, अब ये देख लीजिए जो प्रेशर P है, P इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं du अपॉन A इंटू dt इंटू C है, where du is the amount of energy during the time dt, where du is the amount of energy during the time dt। मैं दूसरा ले लेता हूँ ये मार्कर। तो देखा बेटा आपने, तो यानी प्रेशर जो है du अपॉन A इंटू डी टी, डी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम t, यानी जो du जो है, चलिए ठीक है वैसे बताऊँ, du इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम dt। अब ये एनर्जी है और ये एरिया है और ये क्या है, टाइम है। तो यही तो हमारा कहलाता था, क्या कहलाता था, इंटेंसिटी, ये कहलाता था इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई, यानी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी, ये एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो ये जो हमारी P हो गई है, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई अपॉन सी, यानी रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई अपॉन सी, ये हमारा रेडिएशन प्रेशर है। ये कब होता है, जब ये कब होता है, जब हमारा सरफेस जो होता है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेंसिटी को, यानी एनर्जी को पूरी तरह से क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इंटेंसिटी बेटा देख चुके हैं, पहले ये देख चुके हैं, जिसको इसको थोड़ा सा माइंड में याद कीजिए अपने, ये सब इंटेंसिटी का फार्मूला हम देख चुके हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रेशर हो गया है, ये हो गया रेडिएशन प्रेशर इंटेंसिटी के टर्म में हो गया है। Radiation pressure exerted by the electromagnetic wave I on a surface is equal to IC, where I is the intensity of the electromagnetic wave and C is the speed of the light। ये कब है, जब सरफेस हमारा पूरी तरह से इस इंटेंसिटी को या उस एनर्जी
को कह सकते हैं एनर्जी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अच्छा, अगर रिफ्लेक्ट कर दे तब क्या होगा, उसके केस में दूसरा होता है। इसको भी नोट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मैं अब मिटा रहा हूं। यानी ये जो इंटेंसिटी है, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय द, इस देखिए ये जो हमारा है P इज इक्वल टू I अपॉन C व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंप्लीटली या टोटली absorbed by the surface, यानी जो किसी पर पड़ी इसने पूरा ऐसे आई, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उस केस में जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर रेडिएशन प्रेशर होगा, I विल बी C एंड P विल बी इक्वल टू 2I अपॉन C व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टोटली या कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, अगर रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, यानी ऐसे आई फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, टोटली पूरा जितने वेव आई तो रिफ्लेक्ट हो गई, उस केस में क्या होगा 2I अपॉन C, where I is the intensity and C is the velocity of the electromagnetic wave। अच्छा, अब अगर कोई देखिए बेटा, कोई भी सरफेस हमने पढ़ा, पहले से पढ़ा, कोई भी सरफेस ना तो टोटली एब्जॉर्ब करता है ना टोटली रिफ्लेक्ट करता है। ये तो रियल है ना, ये तो आइडियल है, आइडियल सरफेस मान लिए। आइडियल क्या है, आइडियल एब्जॉर्बिटेंट है, आइडियल एब्जॉर्बिटेंट है, यानी पूरी की पूरी जो है एनर्जी को पूरे जो रेज आ रही है, जो उसके वेव्स आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये हो गया। अगर टोटली रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो क्या हो रहा है, 2I अपॉन C हो जा रहा है। लेकिन कोई भी सरफेस नाइदर इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग नाइदर इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, तो उस केस में क्या होता है, फॉर रियल सरफेस, यानी फॉर जो रियल सरफेस, ये तो भाई हुआ आइडियल हुआ, ये तो आइडियल हुआ ना, आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस और आइडियल एब्जॉर्बिंग सरफेस और आइडियल रिफ्लेक्टिव सरफेस। फॉर रियल सरफेस, फॉर रियल यानी एक्चुअल में, फॉर रियल सरफेस जो इंटेंसिटी होती है बेटा, ये होती है I अपॉन C इज P इज लेस देन 2I अपॉन C होती है। इसको जरा सा, इस दोनों केस को जो है ये याद कर लीजिएगा, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, यानी 3 केस इसमें है, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करके फिर बताता हूँ। ठीक है बेटा, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर हो गया है, ये बस इतना ही, इसमें काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर बारे न्यूमेरिकल भी से खूब आता है, बोर्ड में भी आया है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। जो पढ़ा होगा, अब एक बार इसको समराइज करके बता दे रहा हूँ। जो मोमेंटम होता है U upon C when the surface is totally absorbed the electromagnetic wave and it is equal to 2U upon C when the surface has totally reflected the wave। और जो रेडिएशन प्रेशर होता है मोमेंटम के कारण, ये जो होता है P is equal to I by C, जब सरफेस उसको टोटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी जितनी आई उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर उसने वेव को टोटली रिफ्लेक्ट कर दिया तो 2I upon C हुआ। और कोई रियल सरफेस, क्योंकि कोई भी सरफेस ना तो वेव को टोटली एब्जॉर्ब कर सकता है ना तो टोटली उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो फॉर यू कैन, जो रियल सरफेस एक्चुअली होगा, ये क्या होगा, इट विल एब्जॉर्ब सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट मे रिफ्लेक्ट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इन दैट केस I upon C, यानी जो ये जो रेडिएशन प्रेशर है, इट विल बी लेस, इट विल बी, इसकी जो वैल्यू होगी इट विल लेस देन P एंड लेस देन 2I upon C होगा। बस ये है, यानी P जो है इससे ग्रेटर होगा, P जो है I by C से ग्रेटर होगा, लेकिन 2 by IC से क्या होगा, लेस होगा। तो 3 केस इसमें रहा है, तो तीनों को देख लिएगा। हो सकता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि एक मैच करने के, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आ जाए, या किसी और में इंडिविजुअली ऐसे पूछ ले कि टोटली एब्जॉर्ब हो रहा है रियल सरफेस में तो कितना रेंज होगी। तो इस तरह से रहा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद देखिए, अच्छा ये जो इंटेंसिटी है एक्चुअली में, ये जो है
इसका वेक्टर फॉर्म भी एक आता है जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा कल देख लेंगे या कल देखते हैं उसको। फिर इतना फिलहाल आप याद कीजिए, एक न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा आपको, लेकिन इसको अपना फिलहाल पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।